हेलो दोस्तों, सवाल आपके और जवाब मेरे सीरीज़ में मैं आज फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के पास अगेन इसी टॉपिक में सेकंड हेड को डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही स्पीड से। तो जैसे कि आप पहले जानते हैं कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था वो सैलरीज़ को लेके डाला था। उससे पहले मैंने डिडक्शंस की वीडियो डाली थी, वो दोनों आप लोगों ने आई गेस चेक कर ली होगी और समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों, जब मैं इसकी बात करने जा रही हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका मैंने यहाँ इसको कंसीडर करने का क्या था कि काफ़ी लोग मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिखे जब वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे आ सकती है मैम, हमारे तो घर में हम रह रहे हैं, हमें तो कोई इनकम नहीं, क्या फिर भी हमें हाउस प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए? या फिर जब भी आप बोलते हो कि हाउस प्रॉपर्टी से हमें 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेमेबल है तो कैसे लेंगे डिडक्शन, हमें तो उसका कुछ पता ही नहीं है। तो मैं फटाफट से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगी और ये बड़ी ही जर्नल वीडियो होने वाली है, नॉट द स्पेसिफिक वन इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा आईटी इनकम टैक्स के उसमें नहीं घुसूँगी, आपको ओवरव्यू दूँगी। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप बताइए हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपके पास जो घर है वो घर ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का घर है, उन्होंने आपके नाम पे कर दिया, ठीक है। सो इस घर में आप रह रहे हो। आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की तो हम बात कर रहे होते हैं उस घर की या उन घरों की जो आपके नाम पर हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपकी मम्मी के नाम पे पापा, तो आपके लिए ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। जिस घर के ऊपर पेपर्स में आपका नाम चढ़ा हुआ है, वो एक घर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं। वो घर हो सकता है आपको विल से ट्रांसफ़र हुए हों या फिर आपने उन्हें खरीदा हुआ बनाया, आपके पास किसी ने कैश दिया था, गिफ्टेड कैश से खरीदा हुआ आपने, या फिर आपने उसे लोन लेके बनाया है या खरीदा है। तो जब हम यहाँ बात कर रहे होते हैं ना वो डिडक्शन वाले वैल्यू की, तो आपको पता है कि मैं लोन की बात कर रही होती हूँ। जब आपने वो घर लोन लेके या तो खरीदा है या लोन लेके बनाया है, दोनों में से कुछ भी। सो अगर मतलब कि ऐसा होता है, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो घर है वो घर पे मेरा नाम है और वो एक घर तो ऐसा है जिसमें कि मैं रहती हूँ और ऐसे ही 2-3 घर और हैं जिसमें मैं नहीं रहती हूँ, तो फिर इसमें इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है जो घर में आप रहते हो और उसके अलावा जितने भी घर हैं, ठीक है, 1 हो 2 हो या कुछ और। जब मैं घर की बात करती हूँ ना यहाँ पे, तो घर का मतलब ज़मीन से हो आपका घर, आपके पास फ्लैट हो, आपके पास विला हो या किसी भी तरीके का अरेंजमेंट, उसको हम घर ही बोलेंगे, ठीक है। वो हाईली लग्जरियस अपार्टमेंट हो या वो बिल्कुल एक छोटी सी झोपड़पट्टी हो, हम उसको हाउस प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। इनकम टैक्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रखा है, ठीक है। तो वो कहता है एक घर जो आपका है जिसको आप चूज़ कर लो कि इस घर को मैं मानता हूँ कि ये मैं वो घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, चाहे आप नहीं रह रहे हो। तो वो एक घर का आपके पास ऑप्शन होता है ऑप्ट करने का, और बाकी जितने भी घर होते हैं वो सब घर एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं। तो जो घर में आप रहते हैं उस घर को हम इसके तहत ट्रीट करेंगे, और जो बाकी के जितने भी घर हैं या नहीं, उनको हम इसके अंडर ट्रीट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक ही घर है उसमें आप रह रहे हो तो फिर ये वाला पिक्चर में ही नहीं आएगी सिचुएशन, ठीक है। फिर सिर्फ हम इसी सिचुएशन की बात कर रहे होंगे। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं तो ये दोनों सिचुएशंस को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोल रहे होंगे हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है इस साल की, या फिर लॉसेस हैं इस साल के, ठीक है। सो फटाफट से हम पहले देखते हैं जिस घर में हम रह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये घर अगर आपने लोन लेके बनाया है या फिर लोन लेके खरीदा है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अगर ऐसा कोई फैक्टर है जिसमें कि आपने वो घर आपके माँ बाप ने आपको विल में आपके नाम कर दिया या कुछ भी करके ऐसे आपने नाम कर दिया है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें लोन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर देखो इस कैटेगरी में आपके पास ना तो कोई इनकम होगी, ठीक है, और ना ही कोई आपके पास डिडक्शन क्लेम करने का ऑप्शन होगा। मतलब फिर आपके पास घर है या नहीं है, आप रह रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं है। आप चाहे उसके घर के हाउस टैक्स पे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि खर्चे से तो इनकम टैक्स का वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता है ना। सो फिर उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ही उस घर की कर रहे हैं जो घर आपने लोन लेके बनाया है या खरीदा है। अब इसको मैं दोनों को क्यों बोलती हूँ बार बार, अगर मान लो आपने कंस्ट्रक्शन की है,
ठीक है, या करवाई है, मतलब आपने बिल्डर्स का फ्लैट लिया, आज आपने उसके अंदर टोकन मनी दे दिया और 4 साल बाद आपको उसका पोजेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे 4 साल बाद आपको पोजेशन मिल रहा है, और ये घर होता है जिसको आपको इमीडिएट पोजेशन मिल गया। ठीक है, ये 2 सिचुएशंस हो सकती हैं आपके पास। तो हमारी जो कहानी होती है ना हाउस प्रॉपर्टी की, वो एग्जिस्टेंस में तब आती है, हम इसको तब कहते हैं कि हमारा घर है जब हमें पोजेशन मिल जाती है। ठीक है, अगर आज आपने उसके ईएमआई देनी शुरू कर दी हैं, आज आपने घर अपने नाम पे एक टोकन देकर रजिस्टर कर लिया है, तो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम या कोई भी डिडक्शन आपको अभी नहीं मिल रही होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एटीसी में आपको प्रिंसिपल की डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाती है, राइट। लेकिन ये दोनों के दोनों जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ हाउस प्रॉपर्टी, ये एग्जिस्टेंस में तब आता है जब आपके पास असल में एक घर आ जाता है पोजीशन में। ठीक है, तो अब पोजीशन में आने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि हमारे पास ना 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है जब हम ईएमआई पे कर रहे होते हैं, तो एक तो हम प्रिंसिपल पे करते हैं और एक हम पे करते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे भी हम ईएमआई पे करते हैं और प्लस करते हैं इंटरेस्ट। यहाँ मैं कह रही हूँ मुझे इमीडिएट पोजीशन मिल गया है ना, यहाँ मैं कह रही हूँ कि मुझे 4 साल बाद पोजीशन मिला। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पिक्चर में हाउस प्रॉपर्टी उस दिन आया जिस दिन पोजीशन, मान लो 4 साल बाद ये भी 4 साल, तो सेम टाइम पे ही इनकी पोजीशन हुई है मेरे पास। 2022 में मुझे मेरा घर पोजीशन में मिल गया। सो अब इसमें जो हमारे पास बेनिफिट होता है क्या होता है, इस घर में मैं ही रह रहा हूँ। ठीक है, सो इसका मतलब इससे कोई इनकम तो जनरेट नहीं होगी क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा ना दूंगा। ठीक है, लेकिन जब बात आती है डिडक्शंस की, तो हमारे पास एक डिडक्शन है जो हमें मिलती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी इंटरेस्ट होगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन को तरीका क्या होता है, देखिए जब मैं आपको कह रही होती ना 2 लाख तक आपके पास बेनिफिट है, जब आपने घर बना बनाया खरीद लिया तो इसी साल से आपने ईएमआई पे करना शुरू किया 2022 से। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे वाला जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड आपने घर लिया था वो आप समझिए आपने 4 साल पहले लिया था, इसका मतलब 2000 आपने इसे लिया होगा करीब करीब 18 में, है ना। तो 2018 से 2022, तो 2022 में आपको पोजीशन में मिल गया। तो इसमें क्या होगा, आपकी ईएमआई इसी साल से शुरू हुई, तो आप अपने बैंक वाले को बोलेंगे कि भाई मेरे को बाइफिकेशन दे दो कि साल भर में मैंने कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, क्योंकि आपको पता है ईएमआईज में दोनों फैक्टर्स रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो एनुअल पे करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ स्कीम ऑप्ट कर रखा, तो कुछ मंथली पे करते हैं, ये डिपेंड करता है आपने जो कुछ भी पे किया। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि पूरे साल में आपने महीने महीने करके या 6 महीने करके या क्वार्टर क्वार्टर करके कैसे भी करके साल में कितना पैसा दिया टूवर्ड्स प्रिंसिपल टूवर्ड्स इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल की अमाउंट है ये तो चली जाएगी एटीसी की डिडक्शन के लिए। ठीक है, 1.5 लाख तक की अमाउंट आपको पता है। ठीक है, उसके बाद ये पता इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं डिडक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा हुआ वो मेरे वीडियो जाके चेक कर ले। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट वाले फिगर की। तो इंटरेस्ट आपने इसके अंदर जितना भी पे किया है इस साल में से, इट भी आपने 80,000 टूवर्ड्स इंटरेस्ट पे किया है, तो ये 80,000 की डिडक्शन। तो जब मैं बात करूंगी यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि इनकम तो मेरी कुछ नहीं थी, 0 था। ठीक है, लेस उसमें से मुझे कोई एक्सपेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकम ही जब 0 है तो मुझे उसमें से खर्चे भी कैसे होंगे। लेकिन मुझे एक डिडक्शन मिलती है इसके अंदर इंटरेस्ट की, वो डिडक्शन मुझे यहाँ कितनी मिलेगी, ये 80,000। तो टोटल मिला के इस साल में 1.5 लाख की डिडक्शन तो एटीसी की और 80,000 डिडक्शन इस सेक्शन की, दोनों मिलाकर के मुझे 2,30,000 की डिडक्शंस तो टूवर्ड्स माय हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसका मतलब मेरी 10 लाख की इनकम में से मुझे 2,30,000 तो इस तरफ लेस हो जाएंगे। तो मैंने इसके लिए स्पेशल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, मेरा घर बन रहा है, मैंने घर खरीदना ही था, तो मैं वहाँ जो पे कर रही हूँ उसकी मुझे यहाँ डिडक्शन मिल रही है। आई होप ये पॉइंट सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देती हूँ ताकि देखने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। उसके बाद जो फैक्टर आया वो आया यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक चीज अलग है। यहाँ क्या होगा, 2018 से आपने ईएमआई पे करनी शुरू कर दी, जिसके अंदर आप प्रिंसिपल भी पे कर रहे हो और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। अब कहानी ये है कि जब हाउस प्रॉपर्टी का ये हेड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि तो पोजीशन की डेट पे एग्जिस्ट करेगा, तो प्रिंसिपल के लिए तो एटीसी चाहिए। एटीसी तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ये हेड जहां डिडक्शन
डिडक्शन दे रहा है वो हेड अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको 2022 तक वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, आप 2,30,000 जो पे कर रहे हो ना टूवर्ड्स ईएमआई, जिसके अंदर की 1.5 लाख की डिडक्शन तो आप क्लेम करते रहोगे। इन 4 साल में आपने यहाँ 6 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली, लेकिन जो पैसा आपने दिया ये 80,000 और इंटू 4 ईयर्स, यानी कि 3,20,000 रुपया जो आप पे तो कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपको डिडक्शन मिली नहीं क्योंकि आपका घर एग्जिस्टेंस में नहीं था। ये पैसा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, 3,20,000 इकट्ठा हो गया एक पूल में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, पोजीशन से पहले के पीरियड का इंटरेस्ट। और फिर इस साल की जब मैं बात करूंगी तो इस साल में आपने कितना पे किया, वैसे ये 4th ईयर है तो कायदे से आपने यहाँ 3 ईयर ही किया, ठीक है। सो लेट मी मेक इट 3 ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 2,40,000, ठीक है। सो यहाँ पे जो लास्ट ईयर होगा उस लास्ट ईयर में 1.5 लाख की डिडक्शन तो ये मिल जाएगी आपको एटीसी की। उसके अलावा प्री कंस्ट्रक्शन का जो आपका टोटल होता है 3,20,000, इसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बेनिफिट लेते हो, ये रूल है इसका, ठीक है। सो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई इसकी, 5 6 30, 5 4 20, 64,000, ठीक है। सो 64,000 हर साल, तो ये 64,000 प्लस इस साल का जो आपने पे किया है इंटरेस्ट वो है 80,000, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया आपका 1,44,000। ये 1,44,000 की जो फिगर है ये आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगी इसमें, इस साल में 2022 में जिसमें आपको पोजीशन मिली। मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 2 लाख रुपया, तो 2 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लेस। तो इस साल में जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो डिडक्शन किस अमाउंट की मिलेगी, वो आपको मिलेगी 1,50,000 की एटीसी के अंडर, और हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो आपको मिलेगी 1,44,000। तो टोटल मिला के आपको 2,94,000 की जो है वो डिडक्शन इस साल में टुवर्ड्स दिस हाउसिंग लोन आपको मिलेगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये जब मैं लेती हूँ ना, मैं इसको डिडक्शन इसलिए कह रही होती हूँ क्योंकि ये आपकी बाकी सारी की सारी जगह पे इनकम दिखाई देता है, लेकिन इधर से आपका निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी वर्किंग दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये होता क्या है। सो यहाँ पे मेरी इनकम 0 हुई और मुझे यहाँ पे 2,90,000 का माइनस फिगर आया, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी, हम वर्ड हमेशा इनकम यूज करते हैं, ठीक है। सो इनकम होगी वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब मेरी जो टोटल इनकम आ रही होगी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में जो बाहर निकलेगा वो 2,90,000 माइनस निकलेगा, ठीक है। सो जब मैं इन सबको जोड़ रही होंगी तो जो माइनस की फिगर होगी वो लेस होगी। तो अब मैंने यहाँ पे इसे कर लिया कंप्यूट। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी लोग हाउसिंग लोन, वैसे तो मुझे लगता है मोस्टली लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन किसी ने ऑप्ट नहीं किया है तो वो कैसा सा काम करता है, उसके लिए मैंने एक गवर्नमेंट बैंक का यहाँ पे छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है सो दैट आपको समझ सके। अब जैसे ये कि कोई पर्सन है, मान लो इन्होंने हाउसिंग लोन लिया, तो इन्होंने लोन लिया 75 लाख रुपीस का, ठीक है, और 2022 में इन्होंने लोनिंग कराई। लोन का टेन्योर जो था वो 10 इयर्स था, इंटू 12 हो जाएगा तो 120 जो होंगी इंस्टॉलमेंट्स बन गई। उनको इंटरेस्ट रेट पटा है 9.55%, ठीक है। सो अगर हम इसको यहाँ देखेंगे तो ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ईयर में जब आपने 75 लाख का लोन लिया तो उस लोन की ईएमआई कितनी बनी है, 97,254, जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 37,566 और इंटरेस्ट कितना है 59,688। तो काफ़ी लोग ऐसे सोचेंगे बाप रे, इंटरेस्ट फैक्टर तो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको मैं इसकी भी एक छोटी सी वीडियो कभी बनाऊंगी कि जब भी हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं हमें लगता तो है हम इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और हमारा, लेकिन जब तक आप इस घर को फाइनली अपना पोजीशन में लेते हैं ना, आपको लगता है कि आपका घर आपको फ्री में पड़ गया है। हाँ, मैं ये कैलकुलेशन आपको करके दूंगी, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया, ऐसे ही करते 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 10 साल तक ये पूरा कंप्यूट होता है, ठीक है। ये पूरी टेबल बनी हुई होती है, आपको सब कुछ पहले पता होता है। जब आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हो तो ये आपको ये बाइफर्केशन देता है आपके ईएमआई की, जहाँ से मैंने प्रिंसिपल को उठाया और इंटरेस्ट को उठाया। ये डिडक्शंस आपको एटीसी में मिलती रहेंगी हर साल जितना भी अमाउंट है, ठीक है। और ये जो होगी ये आपको मिलती रहेगी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी
पोजीशन के बाद, ठीक है। तो ये पोजीशन के बाद आपको मिलता रहेगा। अगर पोजीशन इंस्टेंट हो गया है तो फिर ये साथ साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसमें कुछ ऐसा निकल के आता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे। सो ये देखिए, आपने EMI बनवाई 97,254 की, टोटल इंटरेस्ट पेबल हुआ पूरे लोन पीरियड में 41,70,000, पूरे पीरियड में 5 लाख पे आपने 41 लाख का तो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दिया है। इसका मतलब जो घर आपने 75 लाख रुपीस का खरीदा था वो आपको पड़ा कितने का है? 1,16,70,432 रुपए का, ठीक है। सो ये इतने की तो उसकी उस वक्त भी वैल्यू हो जाती है। सो वो फैक्टर्स को आप ऐसे मत देखिएगा बिल्कुल भी कि अरे बाप रे मैं इतने की चीज़ उसी वक्त कैश डाउन पेमेंट कर देता तो मुझे सिर्फ 75 पड़ रहा था, कहाँ ये। सो वो आपकी पॉकेट से भी नहीं जा रहा है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसको मैं कभी आराम से लूँगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बाद मुझे लगता है आपको क्लियर है कि जब भी मैं ये EMIs बोल रही हूँ तो मैं बोल किस कर रही हूँ। तो ये बैंकिंग का ये एक तरीका होता है। अब आपके जितने भी बाकी के घर हैं या नहीं, जिन लोगों के हैं ये कैटेगरी उनके लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जिनके नहीं हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पहली कैटेगरी थी, ये कैटेगरी नहीं होगी, ठीक है। सो अब इस वाली कैटेगरी में क्या रहेगा? इनकम, अगर मैंने कोई घर एक के अलावा रखा है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एग्जाम्पशन है कि वो ये मान लेगा कि वो घर आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है। मतलब मैंने नहीं भी चढ़ाया होगा तो भी, हाँ तो भी, तो वो उसकी इनकम कंप्यूट कराएगा। कैसे? या तो आपने एक्चुअल रेंट ले रखा हो, से इट भी 10,000 रुपये इंटू 12, तो 1,20,000 रुपये आप एनुअल कमा रहे हैं इस घर से, ठीक है। आपके केस में ऐसा है 10,000 इंटू 12, तो मैंने कहा 1,20,000 आप कमा रहे हैं। क्योंकि आप कमा रहे हैं तो आपने जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हैं वो भी आप लेस कर सकते हैं। अगर कोई रेंट उसने नहीं दिया किसी मंथ का तो वो भी लेस कर सकते हैं। मान लीजिए 1 महीने का उसने रेंट भी नहीं दिया, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कराता है कि कितनी आपकी एनुअल वैल्यू हुई। इसका मतलब मैंने कहा 1 लाख ही मैंने इससे कमाया नेट घर से। तो कहता है इसमें से 30% के तो मैं आपको खर्चों की डिडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने सैलरी में बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन होती, वहाँ अमाउंट फिक्स थी, यहाँ परसेंटेज है। तो 30% इसका कितना हो गया? 30,000। इसका मतलब 70,000 आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके बाद जो सेकेंड डिडक्शन आती है वहाँ पे, यहाँ पे भी इंटरेस्ट की आती है, ठीक है। जैसे कि ये वाली थी, क्या मुझे जितना इंटरेस्ट यहाँ पे है एज इट इज मिल सकता है? यस, ये एज इट इज मिल सकता है। 2,90,000 का इंटरेस्ट की डिडक्शन, और ये होगी ब्रैकेट में। इसका मतलब 70,000 की इनकम को भी खाने के बाद आपका इसके बाद भी जो लॉस रह जाएगा यहाँ 2,20,000 का रह जाएगा, जो आप बाहर लेके जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज आपको बस मैंने जो बतानी है वो ये है कि जैसे कि इस केस में हमारे पास मैक्स डिडक्शन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए की थी, ऐसे इस केस में जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो 9 बार है। क्योंकि आप कमा रहे हो ना इस घर से, तो आप जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हो ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कितना आपने जितना भी पे किया है इंटरेस्ट, वो सारी की सारी डिडक्शन मिलेगी। अगर 4 लाख है ना तो 4 लाख की डिडक्शन भी मिलेगी। और अगर यहाँ 4 लाख होता तो यहाँ पे सिर्फ डिडक्शन कितने की मिलती? 2 लाख। बाकी का 2 लाख क्या हो जाता? वेस्ट हो जाता आपका, ठीक है। सो ये इस केस में। अब अगर मान लो कि मैं ये कहती हूँ कि नहीं भाई, लेकिन मैंने तो किराए पे चढ़ाया ही नहीं है, मेरा तो घर किराए पे है ही नहीं, सो कैसे? फिर क्या करेगा इनकम टैक्स? फिर वो कहेगा किस एरिया में रहते हो, उस एरिया का एक एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो सकता है। तो उसने मार्केट से पता किया कि यहाँ का एक्सपेक्टेड रेंट 9,000 है, तो वो 9,000 को रेंट मानते हुए ये सारी कैलकुलेशंस करेगा, ठीक है। मतलब वो करेगा ज़रूर, हाँ वो करेगा ज़रूर, वो इसे छोड़ेगा नहीं, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। और इसी के साथ हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इज़ ओवर। इसको आपको बहुत अच्छे से आई गेस समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही होती हूँ। आप इसे एक सेविंग का मॉड्यूल यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।